1833 का 1833 का चार्टर्ड एक्ट जरा हेडिंग बनाइए। अंकित, आज लग रहा है खाना बना खा रहे थे क्या? हाँ, नहीं हम हाँ लिखो। इसमें बच्चा ये लिखना है जो समझने वाली इसकी बात है। सबसे पहले से लिखिए, इसकी भूमिका बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें एक प्रकार से मैं ये कहना चाहूंगा कि ब्रिटिश सांसद ने क्या किया था, सुनने के लिए बोल रहा हूं। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया कि कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने का और नियंत्रण करने और कंट्रोल करने का एक तो प्रयास किया इसमें, कंप्लीटली और कंट्रोल और एक्सटेंड करने की कोशिश की, अतिरिक्त नियंत्रण और ज्यादा विस्तार पहले से किया है। तो क्या किया है? नंबर 1, लिखें, ट्रेडिंग राइट्स कंप्लीटली एबॉलिश्ड, व्यापारिक अधिकार पूरी तरह समाप्त, पूरी तरह समाप्त। आपको याद आ रहा है 1813 में क्या हुआ था अंकित? 1813 में क्या हुआ था? हाँ, मोनोपोली खत्म किया था। अब कोई भी इंग्लैंड का व्यक्ति जो है आकर के व्यापार कर सकता था, बशर्ते कि उसका टी पर नहीं था, चाय पर, और चाइना के साथ व्यापार पे। यानी कि चाइना के साथ कंपनी व्यापार कर सकती थी, चाय के साथ व्यापार पर उसी की मोनोपोली थी, लेकिन बाकियों के लिए वो कोई भी इंग्लैंड का व्यक्ति व्यापार कर सकता था। लेकिन 33 आते आते उसकी पूरी तरह से ट्रेडिंग जो स्थिति है, उसके जो व्यापारिक स्थिति, वो पूरी तरह से बंद कर दी गई, एबॉलिश्ड कर दिया गया। एक तो ये हुआ। अब क्या अब इसका मतलब क्या रह जाएगा? तो लिखें, वर्क ऑफ द कंपनी हैज ceased to govern, ceased to govern। कंपनी का कार्य मात्र शासन करना रह गया। व्यापार खत्म हो गया तो क्या करेगी? अब केवल गवर्न करेगी, शासन मात्र रह गया। और आगे लिखें इसमें, ट्रेड ओपन, ओपन लिख लीजिए, टू ऑल ब्रिटिश सिटीजन्स। व्यापार ब्रिटिश नागरिक, सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया गया। ठीक है, 3 बातें समझ में आ गई ना? ये इसमें कोई दिक्कत? फर्स्टली, ट्रेडिंग से पूरी तरह एबॉलिश्ड। एग्जाम में आता है कि कंपनी को पूर्णतः व्यापार से प्रतिबंधित कर दिया गया। ए, चार्टर्ड एक्ट 1833, 33 में 33, 13, 53 ऐसे लिख देगा एक आध और। तो ध्यान रखना कि 13 में आंशिक किया था, पार्शियल, और 33 में 100%। ठीक, नेक्स्ट। The increasing number of British citizens in India, the increasing number of British citizens in India made it necessary for Indian laws to be adopted to them, भारत में ब्रिटिश नागरिकों की बढ़ती संख्या के कारण, भारत में ब्रिटिश नागरिक कैसे बढ़ रहे थे? कैसे बढ़े बेटा?
कल का लेक्चर पे थोड़ा ध्यान दो। कैसे बढ़े ब्रिटिश नागरिक? हाँ, मिशनरीज वगैरह आने लगी 1813 में। ब्रिटिश नागरिकों की संख्या बढ़ने के कारण भारतीय कानूनों को उनके अनुरूप ढाला जाना आवश्यक हो गया। ठीक है ना, भारतीय जो कानून थे उनके हिसाब से बनाया जाना आवश्यक। तुम कल नहीं थे क्या? हाँ, तभी तोते उड़े हुए हैं। हाँ, अरे कनेक्शन नहीं बनता ना यार। अगर तू पहला फेरा लेके चला जा लोटा लेके और फिर 7वें टाइम में आ, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कैसे चलेगा काम बताओ? तो थोड़ा सा कंट्रोल रखना। सब सही है ना? तो कल भी सही था ना? सो गए थे क्या? क्या करने? आगे लिखो। आगे लिखो। फॉर दिस रीजन, इसी कारण द कोड ऑफ लॉस प्रिविलिंग इन इंडिया, was opened for preparation। इसी कारण भारत में प्रचलित कानून संहिता तैयार करने के लिए एक रास्ता खोल दिया गया। एक प्रकार से भारत में जो कानून आया, आईपीसी सुने हैं कि नहीं? सीआरपीसी सुने हैं कि नहीं? हाँ, जितने कानून के रास्ते बने सब 1833 के बाद आए। ठीक है, इसके पहले आप जाएंगे तो कानून वगैरह उस तरह का नहीं मिलेंगे। मतलब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने रूल रेगुलेशन थे, बट जो कानून, इसीलिए तो हम लोग, अब देखो जैसे पुलिस एक्ट है, हमने पुलिस एक्ट तो बाद में 80s के टाइम में उसको थोड़ा रिफॉर्म किया, नहीं तो पुलिस एक्ट तो अंग्रेजों की है। इसीलिए पुलिस आज भी अंग्रेजों जैसा बर्ताव करती है, कानून ही ऐसा है ना। मोदी जी को अगर आपने सुना होगा तो उन्होंने हजारों कानून खत्म किए। भाई, गुलाम भारत में जो कानून चाहिए वो आजाद भारत में नहीं चलेगा ना। गुलाम भारत में तो आपकी राइट का कोई लेने देना नहीं है, तो राइट का आपका उल्लंघन करने वाला कानून चलेगा ना। इसमें लिखिए, खोल दिया, नेक्स्ट लिखो। द गवर्नर जनरल काउंसिल बाज, या ये लिखो, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल बंगाल, डैश करके लिखो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कुछ क्लियर हुए? क्या हुआ? यस, अब बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। ये कब किया गया? 1833 में। एग्जाम में पूछता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, 4 ठू लिख देगा। चाय की दुकान पे क्या टिक किए यार तुम? अबे यार, मतलब ये क्वेश्चन आपको पीसीएस उत्तराखंड आरओ में पूरा नंबर दे सकता है। यही तो पूछता है, पेपर उठा के देखो ना। तो 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल को, आगे लिखो, उसी में लिखो, डैश करके लिखो, कंप्लीट। ठीक है, या होल रूल मेड, क्या लिखा? होल रूल राइट टू गवर्नर जनरल। संपूर्ण अधिकार या कानून, यार बनाने का अधिकार बताना था, मेड लिख लीजिएगा। संपूर्ण कानून बनाने का अधिकार इसको दे दिया गया।
अब भारत में जो भी कानून बनेंगे वो कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल। लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहला भारत का पहला गवर्नर जनरल था। क्लियर हुए? ये भी पूछता है कि पहला भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है ना? इसी में लिख लो एक लाइन, सेंट्रलाइज गवर्नेंस सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में केंद्रीय शासन प्रणाली का आरंभ होगा। केंद्रीय शासन प्रणाली का आरंभ हुआ। केंद्रीकृत, सेंट्रलाइज। ठीक है, देखो अभी डिसेंट्रलाइजेशन भी आएगा। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में अंकित क्या फर्क है? प्रत्युष, ये क्या हुआ? वो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, तो डिसेंट्रलाइज हो गया। हम सेंट्रलाइज पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, तुम बताओ। चलो, असल में केंद्रीकरण जो है ना, केंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता का एक जगह पर इकट्ठा होना। सत्ता का मतलब अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब होता है प्राधिकार, जो हिंदी में बोलते हैं। जिस शक्ति को वैधानिकता मिल जाए, शक्ति पावर को लीगलिटी दे दी जाए, तो वह सत्ता बन जाती है। शक्ति को वैधानिकता मिल जाए तो वो सत्ता बन जाती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में गई थी 2019 में, तो उसको 272 से ज्यादा के आंकड़े मिल गए, तो कंपैरेटिवली वो दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली हुई, इसलिए उसके पास वैधानिकता आई और सत्ता मिल गई। और 2024 के इलेक्शन में जो इसी आंकड़े को फिर छुएगा तो वो लीगलिटी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो पार्लियामेंटियन है 543 लोकसभा वाले, उसमें से जो आधा से एक जीत जाएगा ज्यादा, 272 होता है, वह लीगली करेक्ट है गवर्नमेंट बनाने। तो उसी वही पावर का लीगलिटी मिलने से वही अथॉरिटी का उपभोग करेगा। एक जगह पर निर्णयों का संकेंद्रीकरण, यानी निर्णयों का इकट्ठा होना, एक जगह से ही फंक्शनल अप्रोच लेना, यह सब केंद्रीकरण का प्रतीक है। हमारे यहां सत्ता का विकेंद्रीकरण है। केंद्र की सत्ता, राज्य की सत्ता, पंचायत या स्थानीय निकायों की सत्ता। ठीक है, सभी के अपने डिवीजन है कि आप यहां निर्णय लेंगे, ये काम करेंगे, ये करेंगे। लेकिन जमाने पहले, जैसे औरंगजेब रहा हो, अकबर रहे हो या अशोक महान, ये सब केंद्रीय सत्ता माने जाते थे। राजा ने कह दिया इसका सर कलम कर दो, सर कलम हो गया। राजा न्यायपालिका हो गया, राजा कार्यपालिका हो गया, राजा ही विधायिका हो गया। अब हमारे यहां क्या है? विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है एग्जीक्यूट करना, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कचहरी का काम है जस्टिस, न्याय देना। काम बांट दिया, तो निर्णय एक जगह कहां पे है? 1833 में जो हमने आपको बताया परिवर्तन, यहां से भारत में केंद्रीकरण व्यवस्था का प्रारंभ होता है।
केंद्रीकरण का मतलब होता लेट लतीफी, केंद्रीकरण का मतलब है इंतजार लंबा, केंद्रीकरण का मतलब अगर सत्ता के शीर्ष पर मूर्ख व्यक्ति बैठा है तो निर्णय उसी को लेना है, तो सब अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी। विकेंद्रीकरण में माना एक आध दो लोग गलत हैं, लेकिन जो उनके अधिकार क्षेत्र में कोई चीज है, मैं उसका साइड इफेक्ट बता रहा हूं, तो वो इफेक्टेड होगा। मान लो पानी बांटने वाला है, वो थोड़ा सा कम कहीं ज्यादा बांट दिया, लेकिन खाना बांटने वाला अगर सही आदमी मिल गया तो कम से कम भोजन तो सबको सही दिया। लेकिन खाना बांटने वाला, बिजली बांटने वाला, पानी बांटने वाला या और भी सुविधा देने वाला सब एक ही आदमी बना दोगे और वो संयोग से कुछ मूर्ख निकल गया, तब तो चौपट कर देगा ना चीज को। तो विकेंद्रीकरण जो है एक प्रकार से कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मान्यताओं को छूता है और कार्य की सरलता को बढ़ाता है, कार्य में गति प्रदान करता है और निर्णयों के कई स्तर पैदा कर देता है। और कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन होना और निर्णय कई जगह से होने से व्यक्तियों को सहायता सुविधा शीघ्रता से मिलती है। इसलिए विकेंद्रीकरण हर हाल में अच्छा होता है, वनस्पति केंद्रीकरण। लेकिन कई मामलों में केंद्रीकरण को भी रखना जरूरी होता है। जैसे परमाणु बम के मामले में हम विकेंद्रीकरण सोच नहीं रख सकते। हमें मिसाइल चंद्रायन भेजना है, यहां पर हम विकेंद्रीकरण की बहुत बड़ी बड़ी सोच नहीं रख सकते। पता लखनऊ से चंद्रायन छोड़ा जा रहा है, फिर पंजाब से छोड़ रहे हैं, फिर यहां से छोड़ रहे हैं। विदेश के मामले में हम केंद्रीकरण होंगे, रक्षा के मामले में हम केंद्रीकरण होंगे, संचार के मामले में हम केंद्रीकरण होंगे। समझ गए ना? कहीं केंद्रीकरण नहीं होंगे तो नुकसान होगा। तो एक प्रकार से कहा जाए कि हम केंद्रीकरण के साथ विकेंद्रीकरण, पंचायतों को विकास का, गांव ग्राम विकास, ग्राम स्वराज लाने के लिए अधिकार दिया गया, जो 29 विषय हैं। उनको ये नहीं कहा गया कि आप गांव में पटाखे बनाने की फैक्ट्री को आप लाइसेंस दे सकते हैं, ये अधिकार उनको नहीं है। नाली बनवा लो, पुल बनवा लो, तालाब खुदवा लो, कुछ कर लो, यही सब जो काम मिला हुआ है, जो डेवलपमेंट के काम है। तो हमारे यहां विकेंद्रीकरण क्या है? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज डिपेंड्स ऑन डेवलपमेंट। विकास की चाहत है, इसलिए हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे। मंदिर में जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो प्रसाद बांटने वाला अगर एक व्यक्ति होगा तो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। और प्रसाद सब तक पहुंचना चाहिए, इसके लिए अगर 10 आदमी प्रसाद बांट रहे हैं तो इसमें इंटरेस्ट जल्दी पूरा हो जाएगा। लेकिन आप एयरपोर्ट पे चले जाइए, एयरपोर्ट पर अगर मेला लगा हो और सब कैसे दरवाजा खोल के घुसेड़ दे हवाई जहाज में, उसको प्रॉपर चेकिंग करेगा, उसका बैग चेक करेगा, सब कुछ करता है कि नहीं? वहां सिंगल पर्सन, तो वहां पर ये नहीं चलेगा कि भाई यार चलो यार चेकिंग, आओ 2-2 4-4 लोग आ जाओ, एक साथ चेक कर देते हैं। ऐसा नहीं चलता है। 4 लोग 10 लोग प्रसाद तो बांट सकते हैं, लेकिन 4 लोगों को चेकिंग एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां सुरक्षा का मामला है। तो जहां पे रक्षा होगा, सुरक्षा होगा, विदेश होगा, संचार होगा, क्रूशियल कोई काम होगा, वहां पर डिसीजन सेंट्रलाइज होगा और यही ठीक है। और जहां डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी को उभारना है, आगे बढ़ाना है, वहां पर फैसले के स्टेप बना दो, अलग अलग जगह बना दो, यही जरूरत है। तो 1833 के चार्टर में देखेंगे तो आपको केंद्रीकरण की शुरुआत यहां पर दिख जाती है। अब एग्जाम में पूछे सेंट्रलाइजेशन के बारे में कि कहां से शुरू हुआ केंद्रीकरण, तो 1833 रखिए दिमाग में। अब ये कितनी देर टिक सकता उसी पर निर्भर है। ठीक है, लाइन बदलिए। लिखें, गवर्नर जनरल्स काउंसिल वाज गिवन फुल रेवेन्यू रिलेटेड पावर।
The Governor General's Council was given full revenue related powers. गवर्नर जनरल परिषद को राजस्व संबंधी पूर्ण अधिकार दिया गया। ठीक है। एक जानकारी और क्या मिली 1833 में कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है ना, उसको कंप्लीट राइट दे दिया गया रेवेन्यू के मामले में, रेवेन्यू रिलेटेड। ठीक, उधर उसको पूरी तरह बैन कर दिया, ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इधर कंप्लीटली राइट दे दिया रेवेन्यू कलेक्शन के लेकर के, रेवेन्यू रिलेटेड। आगे लिखो इसी में, लिखो एम्पावर्ड टू प्रिपेयर अ सिंगल बजट फॉर होल इंडिया। पूरे भारत के लिए एक बजट बनाने का अधिकार। ठीक है ना, बजट बनाने का अधिकार। व्हाट डू मीन बजट? बजट क्या है? क्या है बजट बेटा? सक्षम, बजट क्या है चेला? मैप है कि इस तरह से डायरेक्शन है कि आपको कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, कितना आपका हिसाब रखें। ओके, पैसा कहाँ खर्च करना है और पैसा कहाँ से लाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दैट इज बजट। आमदनी, उसके बाद खर्च, ये क्या हो गया? बजट हो गया। हमारे यहाँ आय व्यय के विवरण को बजट नहीं कहते। आय व्यय के विवरण यानी इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, दैट इज अ बजट, ये अमेरिका में कहा जाता है। ठीक है ना। आय व्यय का जो हमारे यहाँ विवरण है उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। होता आय व्यय का विवरण ही है, लेकिन जो बजट में आर्टिकल 112 जब पढ़ेंगे संविधान का, तो उसमें बजट को पढ़ेंगे तो लिखा जाएगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, इट मींस इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट ही है, दैट इज बजट। यह बजट बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया? पूरे इंडिया के लिए एक बजट, गवर्नर जनरल की काउंसिल में। ठीक है, समझ गए? आगे लिखो, लिखो क्वालिफिकेशन वाज मेड द बेसिस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, the basis for the appointment of employees of the company by this act. Company by this act. इसमें लिखेंगे इस एक्ट के द्वारा योग्यता को कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति का आधार बनाया गया। ठीक है। अब कंपनी में अगर किसी को नियुक्त करना है तो उसकी क्वालिफिकेशन बनाई गई है ना, कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति का योग। आगे लिखें, यहीं पर रंग भेद, ये भेद वो भेद शुरू हो जाएगा अभी, नस्लवाद। हमारे लिए कुछ और तय हो जाएगा। लिखिए इसी में, इट वॉज प्रोवाइडेड दैट no natives in Indian territories, territory लिखो, no natives of Indian territories would be disqualified for any appointment under the company on the basis of
जरा हिंदी में लिखिएगा। यह प्रावधान किया गया कि भारतीय क्षेत्र के किसी भी मूल निवासी को, भारतीय क्षेत्र के, यह प्रावधान किया गया कि भारतीय क्षेत्र के किसी भी मूल निवासी को अंडर द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म, हिंदी में लिखिए, लिखते रहिए, धर्म, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, डिसेंट, वंश, रंग, कलर और एनी ऑफ दीज, या इनमें से किसी आधार पर कंपनी के अधीन किसी भी नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा। यह कमांडेंट एंड अनकमांडेंट सर्विसेज में जो डिफरेंसेस वगैरह इन लोगों ने डेवलप किए थे कि भारतीय को क्वालिफिकेशन वही, काम वही, सब कुछ, सैलरी अलग देंगे, सुविधा अलग देंगे, तो ये रेशियल डिफरेंसेस थे। यह बात जो धर्म, जन्म स्थान, वंश, रंग और इसके आधार पर कोई भेद नहीं होगा, अगर इसको कोरिलेट करेंगे तो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 15 में जाएंगे तो यही बात लिखी हुई है। तो इसको पढ़ने से क्या फर्क पता चला? जात, लिंग, वंश, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह आर्टिकल संविधान के 15(1) में लिखा है, जो यहां से कनेक्ट होता है। आगे लिखिए। हम्म 1833 एक्ट, 1833 एक्ट कामा लगा के लिखें, यानी 1833 का एक्ट, इट कैन बी सेड टू बी, इट कैन बी सेड टू बी, यह कहने का प्रयास करता है, द फर्स्ट, कहने का प्रयास करता है कि ब्रिटिश, ऐसा लिखो, ब्रिटिश एंड इंडियन आर इक्वल। समझ गए ना? हाँ, कि ब्रिटिश और इंडियन जो है बराबर है, ये कहने का प्रयास करता है। लिखें 1843, इसी कानून में आगे चल के अमेंड आया था, मतलब अमेंड क्या आया था, ये प्रोविजन आ गया 1843। दास जानते हैं? दास, दास को क्या बोलते हैं बच्चा? स्लेवरी। स्लेवरी जो है कि प्रथा खत्म हुई। लिख लो 1843 डैश करके लिख लो, दास प्रथा समाप्त। हाँ, इसको बेटा क्या किया गया, इलीगल बना कर दिया गया। अब अगर दास दास उसकी बात करोगे ना तो रविदास बना दिया जाओ, गुरदास बना दिया जाओ। अब नहीं, दास नहीं, दास एक प्रकार से गुलाम, जो कहो जो करो, तो इसको कानून को खत्म किया गया था। ये 1833 का पूरा मुलम्मा है। अब अगर एक एक इसके लाइन को ठीक से पढ़ लीजिए तो आपको एक तो संविधान में कहाँ इसकी सिमिलरिटी दिखती है, और नंबर 2 ये प्री में जैसे ही पूछेगा या पूरी पूरी व्याख्या ही करा दे मेंस का क्वेश्चन में, तो आप लिख दो, उसमें क्या दिक्कत है। तो 7, 8, 10 प्रकार की बात इसमें थी। अब आएगा फिर 20 साल के बाद 1853 का चार्टर। लिखिए 1853 चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, यहां पर थोड़ा हम सिविल सेवा की बात करेंगे। सिविल सेवा में बच्चा क्वालिफिकेशन लाने का प्रयास हुआ यहाँ पर।
सिविल सेवा में। हमारे यहाँ एक आपको बताएं, 1853 का है नॉर्थ कोस्ट ट्रेवेलियन रिपोर्ट और 1854 का है लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट, जो योग्यता प्रणाली इंग्लैंड और अमेरिका से इसको समझा जा सकता है। आपको ये बात सुनकर के बहुत ताज्जुब लगेगा कि अमेरिका जैसे देश में सिविल सर्विसेज की भर्ती के लिए योग्यता प्रणाली पेंडलेटन एक्ट, समझ रहे ना, पेंडलेटन एक्ट के बाद आया और वह आया 80s के मतलब 19th सेंचुरी के लास्ट में 1883 में पेंडलेटन एक्ट। और पेंडलेटन एक्ट से वहां पर क्वालिफिकेशन आई, नहीं तो पहले क्या होती थी, वहां पर स्पॉयल सिस्टम था। अगर कभी एग्जाम में पूछ ले कि सिविल सेवकों की भर्ती में लूट प्रणाली कहां पे थी, तो टिक कर दीजिएगा अमेरिका। अमेरिका का जब कोई राष्ट्रपति चुना जाता था, तो जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप हमारे यहाँ देखें या किसी भी गवर्नमेंट में देखें, प्रेसिडेंशियल रूल में भी ये है कि अपने मनपसंद व्यक्तियों को आप मंत्री बनाते हैं। अमेरिका में क्या होगा कि चूंकि वह व्यक्ति सीनेट और कांग्रेस का हिस्सा नहीं होता है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री रूल में ये होता है कि मंत्री जो है लोकसभा राज्यसभा का ही हो सकता है। अगर इन केस वो लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं है और मंत्री बना दिया जाता है, तो उसको 6 महीने में ऐसा करना पड़ता है, और नहीं मंत्री हुआ 6 महीने में, सदस्यता नहीं लिया, तो उसका मंत्री पद चला जाता है। लेकिन अमेरिका में 4 वर्ष के कार्यकाल में कोई भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है जो सीनेट और कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। सीनेट और कांग्रेस उसका लेजिस्लेटिव है, जैसे हमारे यहाँ का लेजिस्लेटिव लोकसभा राज्यसभा है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट आती है पार्लियामेंट से, और प्रेसिडेंशियल रूल में जो गवर्नमेंट प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, बाकी वो मंत्री किसको बनाएगा वो जाने। वहां पर होता था स्पॉयल सिस्टम। स्पॉयल सिस्टम का मतलब होता है लूट प्रणाली। कोई भी जब प्रेसिडेंट वहां पर जीतता था तो अपने मंत्री तो बनाता ही था, लेकिन सिविल सर्वेंट भी किसको बनाएगा वही डिसाइड करता था। तो चूंकि पिछला वाला जो राष्ट्रपति था वो अपने ढंग का सिविल सर्वेंट रखा होगा, तो वो सब बेरोजगार हो जाते थे, उनको हटा दिया जाता था और अपने नए लोगों को नियुक्त कर दिया जाता था, क्योंकि वहां पर योग्यता प्रणाली से लोग नहीं आए होते हैं, बल्कि एक प्रकार से कहा जाए कि जैसे चमचागिरी करके, झंडा उठा के, डंडा उठा के, उनके इर्द गिर्द शागिर्दी करके जो लोग आए होते हैं। तो गारफील्ड जब वहां के राष्ट्रपति बने, गारफील्ड तो गारफील्ड के राष्ट्रपति बनने के बाद वो पुरानों को हटाएंगे, अपने लोगों को रखेंगे ना। यार जैसे डीएम है, मान लो एक सरकार आई, डीएम बना दिया आपको, दूसरी सरकार आई आपको हटा दिया, अपने आदमी को डीएम रखेगी। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं? हाँ, अरे होता नहीं है क्या, सरकारें आती हैं, मतलब अपना पॉलिटिकल जो पोस्ट होता है वहां अपना गोटी नहीं फिट करती हैं दूसरे सरकार को हटा के। तुम लोगों का चेहरे का भाव देख के ना, इतनी बड़ी जानकारी दे रहा हूं, पढ़ा रहा हूं मैं 53 का एक्ट, चले गए अमेरिका में, यही तो सिविल सर्विसेज है, एक साथ सारी चीज लाओ। 1881 में गारफील्ड की हत्या कर दी गई। इस बात के लिए कौन किया? एक बेरोजगार युवा ने, क्योंकि वो जब सिविल सेवक के पद पे था उसको हटा दिया गया, अब उसकी जगह अपने आदमी रखेंगे। तो कोई यार 4 साल तक तुमको डीएम बना करें, बाद में तुम सब्जी बेचने लायक छोड़ दें, तो तुम बौखलाए नहीं घूमोगे?
उसको बेरोजगारी सहन नहीं हुई, अमेरिका के राष्ट्रपति गारफील्ड के पेट में चाकू घुसेड़ दिया। तेरी ऐसी तैसी। अमेरिका के लोगों को तब पता चला कि यार बेरोजगारी इतनी भी खराब हो सकती है कि ये हत्या तक करवा सकती है, वो भी प्रेसिडेंट की। तब क्या हुआ? तब लोगों का दिमाग खुला। समस्या में आए ना बेटा तो दिमाग खुलता नहीं है। सुविधा इसीलिए डंप कर देता है दिमाग। सुविधा में दिमाग चलाने की क्या जरूरत? पानी चाहिए, पानी है। खाना चाहिए, खाना बना है। कार चाहिए, कार खड़ी है। मकान बना है। तो आपको दिमाग चलाना ही नहीं है ना। दिमाग तो वो चलाता है जिसको फीस नहीं है, जिसके पास। दिमाग वो चलाएगा जिसको घर में रहने की सुविधा नहीं है, किताब नहीं है। इसीलिए तो देखते हैं जो लोग अभाव में होते हैं वो कितना बुद्धिमान हो जाते हैं। साइंटिस्ट खोजो, कुछ भी खोजो यार, सब किसी राजा महाराजा के यहां पैदा हुए थे क्या? सारा दिमाग का गेम है। गरीब नहीं देखते रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईएएस हो गया। कैसे आईएएस? दिमाग चलाया ना। अरे यार ये कैसे चलेगा? किताब उधार मांग के लाया होगा, कभी लाइब्रेरी में गया होगा, अखबार दुकान पे पढ़ लिया होगा, कोचिंग में गया होगा, चिरौरी विनती किया होगा कि सर मैं थोड़ा, मेरी दिक्कत है, थोड़ी फीस कम। कुछ हर जगह दिमाग लगाया ना। वो दिमाग ज्यादा लगाने से उसका दिमाग क्या हुआ? दिमाग तो बढ़ता है ना यार ज्यादा घिसने से। दिमाग एक ऐसी चीज है कि ज्यादा लगाने से ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा घिसोगे तो बाकी सब चीज घटती है। दिमाग ही एक चीज है। इसीलिए गरीब लोगों का दिमाग जो होता है ये एक्सेप्शनल हो सकता है, मैं एकदम 100% के लिए नहीं बोल रहा। वो आपसे जाके अभी यहीं यहीं चले जाइए। अपने बच्चे 9-10 में पढ़ते हैं, उनको अभी दुकान पे जाकर 100 रुपया दे दीजिए सामान लेने के लिए, तो हो सकता है कि एक बार सामान लाने में गलती कर दें। लेकिन कक्षा 7-8 में बैठा हुआ एक व्यक्ति जाके चले जाइए, सब्जी के ठेले पे एक बच्चा खड़ा होगा, उसका बाप बगल में खाना खा रहा है, क्या लेंगे? आलू, आलू इतने रुपए किलो, टमाटर इतने रुपए किलो, वहीं तौल के बेच के दे देता है। नहीं यकीन हो तो एक दिन चले जाना 6 नंबर पुलिया, देख लेना। और वो बता के जाएगा कि बेटा ये इतने रुपए किलो, इतने रुपए किलो, इतने रुपए किलो। चले जाना। वो थोड़ा वो जो है, मैं जा रहा हूँ थोड़ा मंडी जा रहा हूँ, घंटे 2 घंटे तुम देखना। दिमाग चलाने का मौका दिया ना उसको। 20 रुपया किलो, ये रुपया किलो, वो रुपया किलो, 4 लोगों को डील कर रहा है वहीं पे। और आपका बच्चा सब सुविधा में है तो दिमाग तो चला ही नहीं रहा ना। इसीलिए मैं अक्सर, मेरे को ये प्रॉब्लम रहती है कि कहीं अतिरिक्त सुविधा आपके करियर को खराब न कर दे। अगर आप समझदार नहीं हैं तो अतिरिक्त सुविधा आपको स्पॉइल कर सकता है। एक प्रकार से सुविधा ही एक्सप्लॉइटेशन कर सकती है। बोलेंगे हमारा बच्चा बड़ा सीधा है, 2 दिन खाना नहीं पाया होता तो पता चल जाता कितना सीधा है। चिप्स मांगने से पहले 1 मांगता है, 3 दे देते हो। आइसक्रीम चाटने का मनसा जाहिर किया आपने, सबसे बढ़िया आइसक्रीम खिला दिया। तरसाए होते तो पता चलता ना। हाँ, तरसना भी तो जरूरी होता है ना। जलेबी खाने का मन हो, 3 महीने जलेबी ना मिले। कैसे फिल्मों में नहीं देखते गरीब लोग कैसे प्रण लेता है। और खलनायक का बेटा जो ऐशो आराम में रहता है, गाड़ी में घूमता रहता है, अलग अलग मोटरसाइकिल लेके, उस पे किसी लड़की को बैठा लेगा, किसी लड़की को छेड़ देगा, कभी कोई कॉलेज में जाएगा गुंडाई करने लगेगा, बाद में उसको देखते नहीं कितना ठोक पीट के हीरो सही करता है उसको। तो ज्यादा आर्थिक जो है, जो स्वरूप है, अगर उसमें दिमाग सही नहीं है तो लोगों के कैरियर खतरे में भी रहते हैं। ये कटु सत्य नहीं है, लेकिन सत्य के समीप तो है। तो सिविल सर्विसेज में क्या स्पॉइल सिस्टम अमेरिका में हटाया। गारफील्ड को जाकर के एक बेरोजगार युवक ने हत्या कर दिया। अमेरिका के लोगों को लगा अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, यानी कि बेरोजगार होकर इतना आदमी बिलबिला सकता है कि राष्ट्रपति की हत्या तक हो सकती है। बोलो भैया सोचो इस पे। सीनेट और कांग्रेस के कान खड़े हो गए। कानून तो वही बनाएंगे, पेंडलेटन एक्ट 1883। अब पेंडलेटन एक्ट में क्या किया? योग्यता प्रणाली का विकास हुआ।
हमारे यहां तो सिविल सर्विसेज की परीक्षा उससे 40 साल पहले आ चुकी थी, 30 साल पहले योग्यता प्रणाली। अमेरिका में आया 1883 में पेंडलेटन एक्ट से। अब क्या होगा, सिविल सर्विसेज का एग्जाम होगा, प्री मेन इंटरव्यू जो भी रखेगा सिलेबस वो एग्जाम देना होगा आपको। अब उसके बाद आप पास होंगे तो एक बार आपका चयन जब हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तब राष्ट्रपति 4 साल पे बदलेगा, लेकिन आपकी नौकरी पक्की रहेगी। अपने यहां क्या होता है, हर 5 साल में सरकार बदलती है ना, और सिविल सर्वेंट सरकार इलेक्शन से और सिविल सर्वेंट सिलेक्शन से आता है। सिलेक्शन वाले 60 साल नौकरी करते हैं, इलेक्शन वाले 5 साल रहते हैं। उनको हर 5 साल में जाके जनता के बीच अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती है। और सिविल सर्वेंट को 21 साल के हैं, ग्रेजुएट हैं, यूपीएससी में गए, फार्म भरे, प्री दिए, मेन दिए, इंटरव्यू दिए, काबिल पाए गए, सिलेक्ट हुए, ट्रेनिंग हुई, नौकरी हो रही, कभी ये कभी वो, करते रहो 60 साल तक, सरकार किसी की भी। तो हमारे यहां योग्यता प्रणाली अमेरिका से पहले आई, इंग्लैंड में मेरी योग्यता प्रणाली पहले आई है। उसी की चर्चा मैं थोड़ा सा 1853 के चार्टर्ड में करने जा रहा हूं, सिविल सर्विसेज की। लिखो, द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड, लिखो, द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन for appointment to civil service in India, civil services in India. इस एक्ट द्वारा भारत में असैनिक सेवा, सिविल सेवा को सिविल सेवा भी लिखना चाहें लिख दें, लेकिन इसको असैनिक सेवा भी कहा जाता है। अगर यह असैनिक सेवा है तो सैनिक सेवा को क्या बोलोगे? सैनिक सेवा को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? गुड, मिलिट्री सर्विस। एक मिलिट्री सर्विस है, जो मिलिट्री सर्विस से अलग है वही सिविल सर्विस है। ठीक हो गया। सिविल सेवा असैनिक सेवा में नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आरंभ किया गया। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ चला, 1853 में जो नॉमिनेटेड होते थे, जिसको हमने कह दिया इसको बनाएंगे अधिकारी, वो खत्म कर दिया। तभी तो अब जो परीक्षा पास करेगा वो आएगा। एक प्रकार से यहां पर लिख लीजिए, नॉमिनेशन राइट इन अपॉइंटमेंट नॉमिनेशन राइट इन अपॉइंटमेंट्स, नामजदगी का अधिकार वाज एंडेड कर लो, समाप्त हो गया, समाप्त लिख लो, एंड। ठीक है ना। अब आप कोई भी गवर्नर जनरल की परीक्षा दो, गवर्नर नहीं कहेगा ये इनको सिविल सर्वेंट बना, खत्म। अब जो पास करके परीक्षा आएगा वो होगा। तो योग्यता प्रणाली की शुरुआत अगर कहेंगे चला कि भारत में कब हुई, तो कब बताऊंगा? 1853 में। और वहां अमेरिका में कब बताएंगे? और अमेरिका का कब से चल रहा है लोकतंत्र, बताओ? अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन पहले राष्ट्रपति थे, कब हुए थे? 1789 से चल रहा है वहां का लोकतंत्र, 17 से, मतलब 18, 100 साल बाद तक उनको समझ में नहीं आया। उनको 100 साल तक ये नहीं समझ में आया कि हमको योग्यता प्रणाली लाना चाहिए। ठीक है। इसमें दूसरी बात लिखिए, 12 मेंबर, डैश करके लिख दीजिए, 12 मेंबर्स ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑल इंडिया 12 सदस्यीय अखिल भारतीय विधायी परिषद की स्थापना, डैश करके लिख ले, इस्टैब्लिश्ड। 12 सदस्य जो है ना
ऑल इंडिया विधायक परिषद बनाई गई, काउंसिल। ठीक है, लिखें इसमें विधायी परिषद में इन लेजिस्लेटिव काउंसिल डैश करके लिखें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट, प्रांतों के प्रतिनिधि, एंड इंक्लूडिंग रीजनल टैक्स रिप्रेजेंटेटिव्स, रीजनल टैक्स रिप्रेजेंटेटिव, कर क्षेत्रीय कर प्रतिनिधि इसमें काउंसिल में डाले गए। आप ये समझ के चलें कि जो वेरियस स्टेट्स थे, है ना, अलग अलग जो प्रांत थे, वहां से इनको लाके 12 सदस्यों की काउंसिल बनाई गई। अगर दिमाग में इतना है कि एक काउंसिल बनाई गई 1853 में, तब भी आपको यह चीज समझ में आ जानी चाहिए। वेरियस अलग अलग स्टेट, जो ब्रिटिश स्टेट से वहां से लाए गए इसको। आगे चलिए, इट वॉज प्रोवाइडेड, नेक्स्ट लिखें, in this epigraph, it was provided in this epigraph, इस राजलेख में यह व्यवस्था दी गई, दैट कि यह व्यवस्था दी गई कि दैट द कंपनीज डोमिनेंस, द कंपनी डोमिनेंस ओवर इंडियन टेरिटरीज would continue until Parliament desired it. Parliament desired it. व्यवस्था दी गई कि भारतीय क्षेत्रों पर कंपनी का प्रभुत्व, भारतीय क्षेत्रों पर कंपनी का प्रभुत्व, कामा, जब तक संसद न चाहे तब तक जारी रहेगा। आया समझ में? हाँ, भारत के क्षेत्रों पर यार कंपनी का दबदबा रहेगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट कहेगा अब नहीं रहेगा तो खत्म हो जाएगा। यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर निर्भर है कि कंपनी काम सत्ता यहां दबदबा रहेगा या नहीं रहेगा। ये कब तय किया गया? 1853 में। ठीक है, आगे लिखें, थस द ब्रिटिश पार्लियामेंट, इस प्रकार ब्रिटिश संसद को gained the right to terminate the rule of company in India, the rule of company in India। इस प्रकार ब्रिटिश संसद को यह अधिकार प्राप्त हो गया, कि वह किसी भी समय, British Parliament gained the right to terminate the rule of the company in India at any time। यह प्राप्त हो गया कि वह किसी भी समय भारत में कंपनी के शासन का अंत कर दे। ठीक है, आया समझ में बेटा? हाँ, कंपनी के शासन को अब 1853 में एक प्रकार से पार्लियामेंट को यह पावर दे दी गई कि जब चाहे कंपनी के शासन को अंत कर सकते। प्रत्युष के लिए